नमस्कार साथियों, एग्जामिनी चैनल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आ रही हूँ, बजट 2023-24, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बजट को बहुत ही डिटेल में कराई हूँ। और जो बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा, वो करीब 160 पेज में था साथियों। उसको शॉर्ट करके मैंने मतलब अच्छे क्वेश्चनों को यहाँ से निकाल कर लाई हूँ, जो कि आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत फायदेमंद होने वाला है साथियों। तो आइए चलते हैं, बजट 2023-24 को देख लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों, जो ये अमृतकाल का पहला बजट है और ये बजट 2023-24 है, इसे आप जरूर याद रखना। और ये जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये लगातार उनका ये पांचवी बार ये बजट उनके द्वारा पेश किया गया है। और पेश करने का टाइम था 1 फरवरी 2023। इसे आप जरूर याद रखना, 1 फरवरी 2023 को उन्होंने पेश किया। ये 2022 से लेकर 2047 तक के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसी को अमृतकाल के रूप में देखा गया है। और ये टाइम पीरियड है 25 वर्ष का साथियों। और इसी 25 वर्ष के अंतर्गत ये जो पहला बजट हुआ, अमृतकाल का पहला बजट हुआ साथियों। इस हिस्ट्री को थोड़ा, बजट के हिस्ट्री को थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ये पूछा जाता है स्टैटिक जीके में साथियों। तो ब्रिटिश भारत का जैसे कि पहला बजट जो था उस समय हमारा वो 1860 था, और ये जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब पेश किया गया था? तो 1860 में किया गया था। और स्वतंत्र भारत का जब यानी कि भारत को जब आजादी मिली, तो जो पहला बजट पेश हुआ, तो सरमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, गणतंत्र भारत का अगर बजट पूछा जाएगा कि किन्होंने पहली बार पेश किया था, तो जॉन मथाई ने पेश किया था। तो ये तीनों क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ब्रिटिश भारत का बजट जो था 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा, स्वतंत्र भारत का 1947 में सरमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया। और गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है, जो कि 1950 में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, और उस समय जॉन मथाई ने इस बजट को पेश किया था। सबसे अधिक बार बजट को अगर कोई पेश किया है तो मोरारजी देसाई है साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन है, तो मोरारजी देसाई है। पहली महिला जो बजट की थी, पेश की थी, वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है। परंतु ये उस समय तो इनके पास जो था, ये पहली महिला जो थी वो इंदिरा गांधी ने पेश किया था। लेकिन पहली पूर्णकालिक, मतलब पूर्ण रूप से जो क्योंकि इंदिरा गांधी के पास वित्त मंत्रालय भी था और अन्य मंत्रालय भी था, तो वित्त मंत्री न होते हुए भी मतलब वित्त मंत्रालय था, यानी वित्त मंत्री थी, लेकिन उनका वो पूर्णकालिक बजट नहीं था। तो पहली अगर पूर्णकालिक और सर्वाधिक बार अगर किसी महिला के द्वारा बजट पेश किया गया है, तो वो निर्मला सीतारमण जी है साथियों। इसे जरूर आप याद रखना। लेकिन ये पूछा जाएगा कि पहली महिला के द्वारा कौन सा बजट पेश किया गया, तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा पेश किया गया था। ये देख लेते हैं बजट 2000 जो हमारा 22-23 है। तो चालू वर्ष में जो है आर्थिक विकास दर साथियों, चालू वर्ष में जो आर्थिक विकास है वो 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2023-24 में जो आगामी होगा, तो 2023-24 में उसमें अनुमान 6.5% का अनुमान लगाया गया है आर्थिक विकास का। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए जरूर याद रखना कि चालू वर्ष में जो अभी चल रहा है हमारा वित्त वर्ष, तो उसमें 7% का अनुमान है। और आगामी जो अनुमान लगाया गया है विकास दर का, 6.5% है, जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपके लिए। प्रति व्यक्ति जो आय है इस बजट के अनुसार 1,97,000 है साथियों। तो इसे जरूर याद रखना, प्रति व्यक्ति आय, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय, भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 5th इन द वर्ल्ड हो गया है। और ये ब्रिटेन को पछाड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में साथियों। इसे जरूर याद रखना। और किसे पछाड़कर? तो ब्रिटेन को पछाड़कर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृतकाल के विजन को हासिल करने के लिए 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क्या केंद्रित किया गया है, जरूर याद रखना। जो अमृतकाल के विजन है, जो हमारे 25 वर्ष का टाइम पीरियड है, 2022 से लेकर 2047 के बीच का टाइम पीरियड को अमृतकाल के रूप में देखा गया है। और इन पे 3 चीजों पर फोकस किया जाएगा। पहला क्या है? युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देना, रोजगार सृजन पर बल,
और सुदृढ़ और स्थिर वातावरण बनाना है साथियों। इसे जरूर आप याद रखना। 3 चीजों पर फोकस किया गया है अमृतकाल में। युवा वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, रोजगार सृजन पर बल दिया जाएगा और सुदृढ़ और स्थिर वातावरण का होना जरूरी है। भारत एट द 100 की यात्रा में 4 रूपांतकारी मौके आएंगे, जिसमें क्या है देख लो। भारत एट द 100 की यात्रा में 4 रूपांतकारी मौके मिलेंगे। उसमें क्या है, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या हो, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो। पीएम विश्वकर्मा सम्मान की शुरुआत की गई है साथियों। पीएम विश्वकर्मा सम्मान, यानी इसको पीएम विकास के नाम से भी जाना जाता है। और एक पूछा जाएगा आपसे कि पीएम विश्वकर्मा सम्मान का एक अन्य नाम क्या है, तो पीएम विकास के रूप में भी इसे जाना जाता है। और इसके तहत क्या करना है कि जैसे जो परंपरागत शिल्पकार है उनको क्या करना है, डिजिटल रूप से क्या करना है, साक्षर करना है, ताकि उनकी द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं वो बाजार में क्या हो सके, उपलब्ध, यानी कि बाजार तक उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को उपलब्ध कराना। और परंपरागत जो शिल्पकार है उनको डिजिटल रूप से क्या करना है, साक्षर करना है साथियों। यही है हमारा पीएम विश्वकर्मा सम्मान और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका एक अन्य नाम है पीएम विकास साथियों। इसे आप जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, हरित विकास पर भी जोड़ दिया गया है। भारत एट द रेट 100 की यात्रा में हरित विकास पर जोड़ दिया गया। तो सबसे पहले 4 चीज कौन है, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो, पीएम विश्वकर्मा सम्मान है, पर्यटन पर ज्यादा फोकस करना है और हरित विकास पर बल देना है। इस हरित विकास के तहत हरित खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा और हरित भवन पर बल दिया जाएगा साथियों। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि भारत एट द रेट 100 की यात्रा में 4 चीजों पर बल दिया गया है। तो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो, पीएम विश्वकर्मा सम्मान हो, पर्यटन हो और हरित विकास हो साथियों। अब आपके लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के जो बजट है, उसमें बजट की 7 प्राथमिकताएं तय की गई है। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। समावेशी विकास साथियों, समावेशी विकास, सबका विकास, हर क्षेत्र में विकास हो। अवसंरचना और निवेश हो, अवसंरचना और निवेश पर बल दिया गया है। अंतिम छोर तक पहुंचना, जो समाज के जो हाशिए पर है लोग, जिनका विकास नहीं हो सका है अभी तक, उनको भी विकास की कड़ी में जोड़ना है साथियों। और युवा शक्ति है, वित्तीय क्षेत्र है, हरित विकास है और क्षमता निर्माण है साथियों। ये सातों आपको याद होना चाहिए और बहुत ही आसान है। समावेशी विकास तो सबको याद हो जाएगा, ठीक है। और समावेशी विकास कैसे होगा, तो अवसंरचना और निवेश हो, ठीक है। और अवसंरचना और निवेश होगा तो अंतिम छोर तक पहुंचा जा सकता है। फिर युवा शक्ति को बढ़ावा मिलेगा साथियों। वित्तीय क्षेत्र को इनहेंस होगा, बढ़ावा मिलेगा। हरित विकास को भी बल दिया गया है, क्योंकि विकास तो अधूरा रह जाता है जब तक हरित विकास न हो। और क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग पर बल दिया गया। तो ये 7 प्राथमिकताएं हैं इस बार की बजट में, जो कि आपको याद रखना है और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसे आप देख लेना। अब जो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम को इस बजट में लाया गया है, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। और इसके तहत 2200 करोड़ रुपए का बजट में क्या किया गया है, आवंटन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ और पौध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, की घोषणा की गई है और इसके तहत 2200 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। इस मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न की घोषणा की गई है, यानी कि जो मोटे अनाज है अब वो श्री अन्न के रूप में जाने जाएंगे। और इसका उद्देश्य क्या है साथियों, तो इसका उद्देश्य पोषण स्तर में सुधार हो, खाद्य सुरक्षा हो और किसानों की जो क्या हो, आय में वृद्धि हो साथियों। तो ये श्री अन्न को आप जरूर याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे बड़ा उत्पादक है, जो अभी जो मोटा अनाज है साथियों, उसमें भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसे भी आप याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में है। और इसको उत्कृष्टता केंद्र के रूप में क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा साथियों। एक्सीलेंट सेंटर बनाने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी। तो यहाँ तक ये सारा इंपॉर्टेंट था। और मिलेट के अंतर्गत साथियों जैसे कि ज्वार है, रागी है, बाजरा है,
कुटकी है, समा है, ये सबको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो इसे भी याद रखना कि मिलेट में सिर्फ बाजरा ही नहीं आता है, बल्कि मिलेट के अंदर ज्वार, रागी, बाजरा, कुटकी, समा इत्यादि को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 लाख करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा, कृषि ऋण का प्रावधान किया गया है, और जिसके तहत फसल के लिए आप मतलब बीज खरीद सकते हो, उसमें पशुपालन को भी बढ़ावा मिल सकता है, मत्स्य पालन, यानी कि इस कृषि ऋण के तहत फसल से संबंधित आप ऋण ले सकते हो, पशुपालन से संबंधित ऋण ले सकते हो, मत्स्य पालन से संबंधित आप ऋण ले सकते हो, और इसके तहत 20 लाख करोड़ ऋण का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। अब देख लेते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल विकास के ऊपर क्या बल दिया गया है। तो देखो, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कब रखा गया है, 2047। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सिकल सेल अमोनिया क्या होता है, तो सिकल सेल जो एनीमिया होता है साथियों, ये क्या होता है, मतलब एनीमिया मतलब तो जानते हो शरीर में खून की कमी, और सिकल सेल मतलब होता है जैसे इस टाइप के हंसिया के आकार का क्या होता है, ब्लड अपना शेप ले लेता है, और ये खासकर जनजातीय क्षेत्रों में इस तरह की एनीमिया ज्यादा देखने को मिलता है। तो उसी का क्या कहा गया है कि सिकल सेल जो एनीमिया है उसका उन्मूलन कर दिया जाएगा, और इस उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखना। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी, और इसका उद्देश्य क्या होगा, ताकि अध्यापकों का प्रशिक्षण हो, क्योंकि चूंकि आज जो मतलब है कहीं ना कहीं तकनीकी स्तर पर जो अध्यापक है उनका उतना मतलब एक तरह से उनमें दक्षता नहीं है, तो उन्हीं दक्षताओं को बढ़ाने के लिए अध्यापकों को तकनीकी शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, और जिसके तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। तीसरा, बच्चों एवं किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय बनाया जाएगा साथियों। बच्चों एवं किशोरों के लिए, ऐसा क्यों, क्योंकि मान लेते हैं डिजिटल पुस्तकालय होगा तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो आसानी के से, एक ही सब्जेक्ट को तमाम बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, डिजिटल पुस्तकालय करने से क्या होगा, बच्चों को मतलब एक तरह से शिक्षा में मतलब द्रुतगामी विकास होगा साथियों। तो इसे जरूर आप याद रखना कि बच्चों एवं किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की भी स्थापना की जाएगी। उसके बाद देखो, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को लाया गया है, और ये 500 ब्लॉक को क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। जैसे कि जो स्वास्थ्य के स्तर पर पीछे है, पोषण के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, कृषि के स्तर पर, आधारभूत संरचना के स्तर पर जो ब्लॉक मतलब विकास की धारा में पीछे रह गया है, उनको विकास किया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा, और इसी के लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का प्रावधान किया गया है, और 500 ब्लॉक को विकसित किया जाएगा साथियों। इसे जरूर आप याद रखना। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने सुना होगा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तौर पर अभी 112 जिले में जो विकास का काम जारी है, क्योंकि वो जिले जो विकास के प्रतिमान से पीछे रह गए हैं उनको जो विकसित किया जा रहा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तौर पर, ठीक उसी तरह साथियों आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को लाया गया है, और इसके तहत 500 ब्लॉक को क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना के आधार पर विकसित किया जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। प्रधानमंत्री पीबीटीजी, थोड़ा इसका देख लो, क्या किया जाएगा, विशेष रूप से जनजातीय समूह को क्या करना है, विकसित करना है। और पीबीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये है साथियों, इनको क्या करना है, विकसित करना है। और ये ढेबर आयोग, जो कि 1973 में ढेबर आयोग का गठन किया गया था, तो उन्हीं के अनुसार क्या हुआ था कि 75 जो ऐसे जनजातीय समूह है अभी क्या है, वो मतलब पिछड़े हुए हैं, और सबसे ज्यादा क्या है, उड़ीसा में है सर्वाधिक साथियों। इस बात को याद रखना कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा सर्वाधिक है। तो टीजी पूछा जा सकता है कि क्या है, तो विशेष रूप से जनजातीय समूह को विकास से संबंधित है, और ये ढेबर आयोग के सिफारिश पे इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था, और ढेबर आयोग का जो गठन किया गया था 1973 में किया गया था, जिसके तहत उन्होंने इसे 75 समूहों की पहचान की थी। और इन 75 समूहों में सबसे सर्वाधिक रूप से अगर कहीं पिछड़ा है समूह तो उड़ीसा में है साथियों। ऊपरी भद्रा योजना को क्या किया जाएगा, जो कि कर्नाटक में है, सत्य कर्नाटक की ये योजना है, ऊपरी भद्रा योजना है साथियों, ये कर्नाटक की योजना है। तो कर्नाटक के सूखा प्रवण क्षेत्र विकास के लिए 5300 करोड़ सहायता राशि का
इस बजट में प्रावधान किया गया साथियों। आपसे पूछा जाएगा कि ऊपरी भद्रा योजना का संबंध किससे है, तो सिंचाई से है, ठीक है। ये किस राज्य की योजना है, तो कर्नाटक की है। और इसी योजना को सफल बनाने के लिए 5300 करोड़ की सहायता राशि का प्रावधान किया गया साथियों। भारत श्री, अभी अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, एक आपको दिखा दूं कि कहा गया पौधकार श्री अन्न जैसे आप पढ़े हो साथियों, उसी तरह भारत श्री थोड़ा देख लेना इसे भी। तो जो भारत श्री है साथियों, तो भारत साझा पूरा लेख निधान होगा इसका। तो भारत श्री का मतलब क्या है, पूछा जा सकता है। तो भारत साझा पूरा लेख निधान यानी पुराने अभिलेख को क्या करना है, डिजिटलीकरण कर देना है साथियों, कि जो हमारे पुराने अभिलेख है वो नष्ट होने से क्या हो, बचे और सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा साथियों तो वो नष्ट होने से बच जाएंगे। तो भारत श्री आपसे पूछा जा सकता है कि भारत श्री का संबंध क्या है। तो जो भारत का जो साझा पूरा लेख है उसी को क्या करना है, डिजिटल रूप में फॉर्मेट देना है साथियों। इस बात को आप जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है भारत श्री। और श्री अंत तो आप जान ही गए हैं। प्रभावी पूंजीगत व्यय जो है, अभी प्रभावी जो पूंजीगत व्यय है वो 13.7 लाख करोड़ है साथियों, जो कि जीडीपी का 4.5% है। तो प्रभावी पूंजीगत व्यय 13.7 लाख करोड़ रुपया है, जो कि जीडीपी का 4.5% है। रेलवे के विकास के लिए साथियों 2.40 लाख करोड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, 2.40 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है, जो कि 2014 की तुलना में 9 गुना ज्यादा है साथियों। 2014 की तुलना में 9 गुना ज्यादा है साथियों, और अब तक का सर्वाधिक है। और इसी के तहत 75,000 भर्तियां क्या किया जाएगा, को संपन्न किया जाएगा। इस बात को भी आप याद जरूर रखना, जो कि क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत साथियों क्या किया जाएगा, इसको भी लाया गया है, शहरी अवसंरचना विकास निधि। और टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में क्या किया जाएगा, अवसंरचना विकास किया जाएगा। तो शहरी अवसंरचना विकास निधि का जो मतलब है, टीयर 2 एंड टीयर 3 शहरों में अवसंरचना विकास पर बल दिया जाएगा साथियों। और ये शहरी अवसंरचना विकास जो है किसके प्रबंधन में होता है, तो इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा होता है साथियों। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप जरूर याद रखना। आईगोट कर्मयोगी कार्यक्रम को लाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये आपके लिए। आईगोट कर्मयोगी, इसका मतलब क्या है, कि जैसे कि आपको पता ही है कि मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को चलाया जा रहा है साथियों। तो मिशन कर्मयोगी का क्या मतलब है, इसको किस लिए लाया गया था, कि जो प्रशासक है वो क्या हो, पारदर्शी हो, जवाबदेही हो। जो सिविल सर्वेंट है वो क्या है, उनमें क्या हो, एक पारदर्शी हो, मतलब जो भी उनके काम कर रहे हैं वो उनमें जवाबदेही सुनिश्चित हो। इसी के लिए मिशन कर्मयोगी को लाया गया था, और आपको पूछा भी सकता है। इसी के तर्ज पर साथियों आईगोट कर्मयोगी को लाया गया है, और इसका मतलब क्या है, ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा सिविल जो सर्वेंट है साथियों। तो आईगोट कार्यक्रम आप समझ चुके हैं कि ऑनलाइन प्रशिक्षण से संबंधित है। किसका प्रशिक्षण होगा, तो जो सिविल सर्वेंट है उनके लिए है ये साथियों। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र का क्या किया जाएगा, मतलब सृजन किया जाएगा साथियों। इसको भी आप याद रखना। और 5G सेवा जो है, 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए क्या किया जाएगा, 100 प्रयोगशालाओं का विकास किया जाएगा। तो 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भारत में जो 5G सेवा है वो कब से शुरू हुआ था, तो 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। अब हरित विकास पे क्या जोड़ दिया गया है, तो देखो हरित विकास के तहत मिशन लाइफ लाया गया है। और मिशन लाइफ कहाँ लाया गया, तो गुजरात में लाया गया है। मिशन लाइफ कहाँ लाया, गुजरात में। और पर्यावरण के विकास के लिए, मतलब ये मिशन लाइफ क्या है, तो पर्यावरण के विकास के लिए जीवन शैली को क्या करना है, बदलना है, ताकि हमारा क्या हो, पर्यावरण का क्या हो, कोई क्षरण ना हो और पर्यावरण विकास की तरफ चल पड़े। और COP 26 आप पढ़े ही है, COP जो ग्लासगो में हुआ था, COP 26। तो पंचामृत कॉन्सेप्ट को लाया गया था, जिसके तहत नेट जीरो कार्बन कब तक करना है भारत को, 2070 तक। ये तो आपको पता ही होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि COP 26 कहाँ हुआ था, तो ग्लासगो में हुआ था। और ये पंचामृत कॉन्सेप्ट को यहीं पर लाया गया था, जिसके तहत एक क्या है, एक मतलब
लक्ष्य क्या है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन को कब तक ये लाना है, मतलब प्राप्त कर लेना है, तो 2070 तक, ये जो कि सबको पता होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, हरित हाइड्रोजन मिशन को इस बजट में लाया गया है साथियों, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और इसके लिए 19,700 करोड़ का प्रावधान किया गया है बजट में। और उद्देश्य क्या है कि 2030 तक साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन किया जाए। क्या किया जाए? हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत क्या किया गया है कि 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन किया जाए इसका, ठीक है। जो आपको तो पता ही है कि जो हाइड्रोजन है सर्वाधिक स्वच्छ ऊर्जा है पृथ्वी पर साथियों, तो इसी को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण संकट को दूर करने के लिए हरित हाइड्रोजन मिशन को लाया गया है, और 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एक पीएम प्रमाण योजना आया है साथियों, इसको भी आप जरूर याद रखना। और इसके तहत क्या है, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार के लिए, इसके प्रति सजगता को बढ़ाने के लिए, अर्थात पृथ्वी का प्रदूषण कम करना होगा साथियों। पीएम प्रणाम योजना का अर्थ है कि पृथ्वी का क्या करना है, प्रदूषण कम करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन देकर फंसाया जाएगा लेकिन आप मत फंसना। यानी कि पीएम प्रमाण का मतलब है पृथ्वी का प्रदूषण कम करना, पृथ्वी माता के क्या करना है, पुनरुद्धार करना है, पृथ्वी के प्रति सजगता को बढ़ाना है। और इसके लिए जानते हो क्या मुख्य उद्देश्य, यानी कि रासायनिक उर्वरक कम करना है, इसको मिटिगेट करना है, ठीक है, कम करना है। और इसके मतलब है गोबर, ठीक है, गोबर वाला जो खाद है, नैनो यूरिया को क्या करना है, बढ़ावा देना है साथियों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है पीएम प्रणाम योजना साथियों, इसे आप जरूर याद रखना। हरित हाइड्रोजन मिशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और गोवर्धन स्कीम तो आप जानते ही हो, तो इसके तहत क्या होगा कि 500 अवशिष्ट संयंत्र लगाए जाएंगे। गोवर्धन आपको पता ही है, तो मतलब गोबर से क्या करना है, धन को प्राप्त करना है। तो इसी के तहत क्या करना है, 500 अवशिष्ट संयंत्र लगाए जाएंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है, इस बजट का उद्देश्य है। और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो यानी कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा कि 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज केंद्र की स्थापना की जाएगी। मिष्टी साथियों बड़ी चर्चा में था बजट में, जब बजट पेश कर रही थी निर्मला सीतारमण, तो मिष्टी का काफी चर्चा हुआ था। तो मिष्टी का मतलब मिठाई नहीं है साथियों, यहाँ मिष्टी को याद रखना, जो कि वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला को भी मिष्टी बोला जाता है, लेकिन यहाँ उस मिष्टी से आपको मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या करना है कि तटीय पर्यावास है, जो समुद्र तटीय जो पर्यावास है और ठोस जो आमदनी के लिए क्या करना है, मैंग्रोव पहल की शुरुआत की गई है साथियों इसके तहत। यानी मैंग्रोव वन जो है उसको बढ़ावा देना है मिष्टी पहल के तहत साथियों। तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल को बढ़ावा देने की बात की गई है इस बजट में। अमृत धरोहर, अमृत धरोहर भी साथियों देखो, ये भी एक लाया गया, बहुत नया नया योजना लाया गया है आपके लिए। थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत करना, 1 से 2 बारी से जरूर देखना, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इससे आसान भाषा में साथियों अब नहीं हो सकता है कुछ। तो अमृत धरोहर जो है, इसका क्या मतलब है कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 3 वर्ष तक क्या करना है, काम करना है साथियों। वर्तमान में अमृत धरोहर आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 3 वर्ष तक जबरदस्त तरीके से काम करना है। और अमृत धरोहर समझ के आप कंफ्यूज मत कर देना, इसका मतलब है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए क्या करना है, लगातार 3 वर्षों तक काम करना है। और आपको तो पता ही है वर्तमान में कितना आर्द्र भूमि केंद्र है, तो 75 है, ये तो इम्पोर्टेंट है, सबको पता होगा। और सर्वाधिक कहाँ है, तो तमिलनाडु में है साथियों, इसको भी आप जरूर याद रखना, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए। अब देखो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 4.0 के नाम से जाना जाता है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का मतलब इसका ये उद्देश्य है कि 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। इस बजट में घोषणा किया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का क्या किया जाएगा, मतलब बनाया जाएगा। और वाइब्रेंट विलेज का आप नाम सुने ही होंगे, ये तो क्वेश्चन कितना बार पूछा भी जा चुका है, बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि वाइब्रेंट विलेज का मतलब है कि सीमावर्ती गांव का विकास करना, मतलब वह सीमावर्ती गांव जो जहाँ पर विकास मतलब
कम है उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है साथियों। तो वाइब्रेंट विलेज को आप जरूर रखना। और देखो अपना देश के तहत आप ये भी जानते हो कि देखो अपना देश कार्यक्रम का उद्देश्य विदेश जाने के बजाय अपना देश देखो, मतलब उड़ो देश के आम नागरिक, जिसके तहत उड़ान योजना को बढ़ावा दिया जाएगा साथियों। तो देखो अपना देश आप समझ गए। वाइब्रेंट विलेज क्या है, सीमावर्ती गांव का विकास करना है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या मतलब है। तो 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे, इसे जरूर रखना। और अमृत धरोहर को तो बिल्कुल मत भूलना, ये आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए है साथियों। तो इसे जरूर आप मिष्टी आप समझ ही गए, मैंग्रोव वन को बढ़ावा देना है। तो ये सारे कुछ नाम ऐसे हैं जो कि मतलब वहां तक हो सकता है कि ऑप्शन में आपको चुनने में प्रॉब्लम हो, बट 2-3 बार करने से जरूर आपका सही हो जाएगा और बजट से एक भी बाहर नहीं आएगा। यूनिटी मॉल साथियों, थोड़ा ये पेज धुंधला है फिर भी मैं कोशिश करूंगी समझाने को। यूनिटी मॉल मतलब एक जिला एक उत्पाद प्लस में जो जीआई टैग है जिन उत्पादों को मिला हुआ है को एक केंद्र पर लाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है, ताकि एक ही केंद्र से उन्हें क्या किया जा सके, बेचा जा सके, उनकी पहचान मिल सके साथियों। तो यूनिट मॉल, यूनिट मतलब इकाई, आप जानते ही हो। यूनिटी मॉल को क्या कॉन्सेप्ट लाएगा इस बजट में, जिसका मतलब है कि जो एक जिला एक उत्पाद के तहत जो भी उत्पादित सामग्री है प्लस में जीआई टैग प्राप्त जो उत्पाद है उनको क्या किया जाएगा कि एक ही केंद्र पर लाने का प्रयास किया जाएगा, मतलब एक केंद्र से ही बेचने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा साथियों। तो इसे भी आप समझने की कोशिश करना। और राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर, नेक्स्ट राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर को भी निर्मला सीतारमण के द्वारा अपने स्पीच में बोला गया कि राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर तैयार किया जाएगा और जिसका उद्देश्य क्या होगा कि ऋण का कुशल प्रवाह हो, यानी कि ऋण का कुशल वितरण हो, जिससे क्या हो सके, वित्तीय स्थिरता बनी रहे, वित्तीय स्थिरता बनी रहे साथियों। तो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर का यही मतलब है कि ऋण का कुशल प्रवाह हो साथियों, बार बार मैं बोल रही हूँ, और ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे। महिला समान बचत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। महिला समान बचत पत्र को निर्मला सीतारमण के द्वारा घोषणा की गई और ये 2 वर्ष तक का होगा, यानी कि 2025 तक। और ये जो 7.5% इस पे ब्याज मिलेगा और 2 लाख तक आपको जमा सुविधा प्राप्त होगी। तो याद रखना, महिला समान बचत पत्र में 2 लाख तक जमा सुविधा मिलेगी, जिससे आपको 7.5% ब्याज दिया जाएगा और इसका टेन्योर क्या होगा, तो 2025 तक होगा, अर्थात 2 वर्ष तक के लिए लाया गया है साथियों। इसे आप जरूर याद रखना महिला समान बचत पत्र के तहत। वरिष्ठ नागरिक बचत पत्र के तहत जो पहले 15 लाख जमा राशि थी अब उसे बढ़ाकर 30 लाख तक कर दी गई है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब राजकोषीय प्रबंधन देख लेते हैं क्या है। इसके तहत जो राजकोषीय यानी राज्यों का जो राजकोषीय घाटा है उसको जीडीपी का मतलब जीएसडीपी का ग्रोस जो ये है स्टेट जो आपका है क्या जीएसडीपी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है साथियों, तो उसको क्या करना है कि 3.5% तक लाना है साथियों। और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट जो होगा उसको कम करके कितना लाना है, 0.5% तक। तो इसे भी जरूर याद रखना कि राज्यों का जो राजकोषीय घाटा है उसको जीएसडीपी का जो स्टेट ग्रोस जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उसको क्या करना है साथियों, 3.5% तक लाना है, इसे जरूर याद रखना। और उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट को कम से कम मतलब 0.5% तक लाना है साथियों। और पूरे इंडिया के स्तर पर अगर देखा जाए तो इंडिया के स्तर पर साथियों 2022-23 में हमारा जो राजकोषीय घाटा है कितना, इसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना, अगर नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो जरूर कोशिश करना साथियों, क्योंकि थोड़ा आपकी भी मेहनत होना चाहिए। और 2023-24 में जो अनुमान लगाया गया है कि जो राजकोषीय घाटा है वो कितना हो जाएगा साथियों, तो 5.9% का अनुमान लगाया गया है। कितना लगाया गया, 5.9। कब, तो 2023-24 में। वर्तमान में 2022-23 अभी चल रहा है वित्तीय वर्ष साथियों, तो इसमें आपको बताना है कि क्या होगा,
क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक कोई आपको याद होने वाला नहीं है, तो इसे आप लिखा भी करो। और 2023-24 में 5.9, 5.9 याद रखना कब, 2023-24 में। और 2025-26 में राजकोषीय घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है, तो इसमें लगाया गया है 4.5% का अनुमान लगाया गया है साथियों, इसे भी आप याद कर लियो। तो ये अनुमान लगाया गया है। व्यक्तिगत आयकर जिसमें जो रिबेट है साथियों, जो आपको छूट मिलेगा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। तो जो व्यक्तिगत आयकर है साथियों, उसमें क्या है, रिबेट जो यानी कि 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख के जो आपके आमदनी है, अब उस पे आपको बचत पर कोई टैक्स नहीं लगेगा साथियों। अब यहाँ देख लो, व्यक्तिगत आयकर स्लैब पहले जो 6 स्लैब हुआ करता था, व्यक्तिगत जो आयकर जो स्लैब था पहले जो 6 स्लैब होता था, अब उसको यानी कि 2.5 लाख पे पहले 0% लगता था, नो टैक्स देना होता था। अब इसको क्या कर दिया गया, अब 5 स्लैब कर दिया गया। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 0 से 3 लाख रुपया जो आपके पास आता है, आमदनी होती है, तो उस पर 0% टैक्स देना होगा। 3 से 6 लाख पर 5% देना होगा। 6 से 9 लाख पर साथियों 10% का प्रावधान किया गया है। 9 से 12 लाख अगर आपकी आय है तो 5% है साथियों, 15% है साथियों। और 12 से 15 लाख पर 20% है साथियों। अब 15 लाख से ऊपर पर आपको 30% लगेगा। और आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ लेना आप। अब कुछ फिर एक आ रहा है कि रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा आता कहाँ है, तो उधार लेके अपने देश में, ये आपको पता है। जब हम उधार ले लेंगे तो उधार पे ब्याज भी तो चुकाएंगे, तो जाएगा कहाँ, तो ब्याज देने में चला जाएगा साथियों। ये तो बड़ी आसान है। रुपया आता कहाँ है सबसे ज्यादा, तो उधार लेने से आ जाता है। और जाता कहाँ है, जाएगा सबसे ज्यादा कहाँ, तो ब्याज देने पे। अगर ऋण लेंगे तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा। तो अब देखो, आता है कम से कम 3-4 याद रखना चाहिए, कि हो सकता है कि क्रम से लगाने को पूछ दे। तो आता है साथियों ऋण और अन्य देयता से, ठीक है, 34% आ जाता है इससे। आयकर से कितना आता है, 15% आता है। और निगम कर से भी 15% आता है साथियों, याद रखना, आयकर से और निगम कर से 15%, जीएसटी से 17% आता है, यानी सेकंड नंबर पर ये है। सबसे पहले मैं आपको बता दी, सबसे ज्यादा ऋण और अन्य देयता से आएगा 34%, फिर आएगा जीएसटी से 17%, और आयकर और निगम कर से 15% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से साथियों 7% आता है। तो ये कम से कम मतलब इतना याद रहेगा, तो आप क्रम में वहां लगा लोगे। तो आयकर और निगम कर 15%, जीएसटी 17%, ऋण और अन्य देयता 34% साथियों। और जाएगा कहाँ साथियों, तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दी हूँ, ब्याज अदायगी पर चला जाएगा, तो इसमें 20% चला जाता है साथियों। केंद्रीय योजनाओं पर कितना चला जाता है, 17% चला जाता है। अब करों और शुल्कों में राज्यों को हिस्सा है, उसमें 18% चला जाता है साथियों, इसे जरूर याद रखना। 2-3 आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो सबसे तो ये तो एक याद ही हो गया आपको कि सबसे आता है ज्यादा ऋण लेने पर, तो जाएगा कहाँ, ब्याज देने पर, ठीक है साथियों, ये तो याद है आपको। फिर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा तो देना पड़ता है ना, तो वो उसमें चला जाएगा 18%, दूसरे नंबर पर ये है। और एक तीसरा है केंद्रीय योजनाओं को, जो सेंट्रल स्कीम है, उसमें चला जाता है साथियों 17%। तो 3 इसमें याद रखना, बाकी आपका काम हो जाएगा। अब देखो, सुलभ स्वास्थ्य देखभाल मतलब स्वास्थ्य पर व्यय जीडीपी का कितना रखा गया है इस बजट में, 2.1% साथियों, जो कि बहुत ही कम है। तो स्वास्थ्य पर व्यय का प्रावधान किया गया है जीडीपी का 2.1%, इसे आप जरूर याद रखना। और 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी, 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो ये था साथियों बजट का मुख्य पॉइंट्स। और इसी में से पूछा जाएगा साथियों, निश्चित तौर पे पूछा जाएगा, आप विश्वास करो। तो इसे आप जरूर देखना 2 से 3 बार में, बहुत इजी भाषा में, लैंग्वेज में मैं समझाने का प्रयास की हूँ साथियों। और एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, और वीडियो को लाइक करें साथियों। धन्यवाद।